हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 1 बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 को हम लोग डिटेल वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में, बट स्टूडेंट्स को डाउट था तो आज की वीडियो हम लोगों की सेपरेट वीडियो होने जा रही है जिसमें हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यूनिट 2 में आता है वो आपके दो टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक आपका है एनेस्थीसिया, फिर आपका है ओटी क्लासिफिकेशन, जिसको आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आपका कोई और डाउट हो एएचएन सब्जेक्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। क्लासिफिकेशन ऑफ ओटी। तो ओटी के अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो ओटी के 6 टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस पे। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिलिटी आप स्टेराइल पे ओटी आपके 3 टाइप्स पे होती है। सबसे पहले अल्ट्रा स्टेराइल, स्टेराइल, सेप्सिस। फिर एक्सटेंट के बेसिस पे मेजर और माइनर होती है। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आपकी 2 होती है, मॉडलर, नॉन मॉडलर। फिर आपके शेयरिंग के बेसिस पे 2 होती है, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड। फिर सर्विसेज के बेसिस पे होती है इन पेशेंट, आउट पेशेंट। फिर टाइमिंग के बेसिस पे होती है इमरजेंसी एंड इलेक्टिव। ओटी के क्लासिफिकेशन मेनली आपके 2 आते हैं, मेजर, माइनर। एक्सटेंट के बेसिस पे, टाइमिंग के बेसिस पे, इमरजेंसी, इलेक्टिव। बट ये ओटी के टाइप्स बुक में मेंशन नहीं है, मैंने अलग से आपको बता दे। कभी कभी 2 मार्क्स में ओटी के क्लासिफिकेशन आ जाते हैं, तो आप इस तरीके से ऑन द बेसिस तरीके से अलग अलग बताएंगे कि ऑन द बेसिस 6 टाइप्स के होता है और हर एक टाइप्स में सब टाइप्स क्या आता है आप उनको भी डिफाइन करेंगे। ऑल्दो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से मैनेज करते हैं, तभी आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ओटी में कौन कौन मतलब मेंबर्स रहते हैं, कौन कौन टीम रहता है, जैसे अब ऑर्गेनाइज रहता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओटी टीम में। तो ओटी की टीम में अगर मैं बात करूँ तो टोटल आपके 5 लोग रहते हैं। मतलब कि सबसे पहले आपके रहते हैं ओटी टेक्नीशियंस, फिर आपके रहते हैं सर्जन, फिर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, फिर सर्कुलेटरी नर्स, फिर स्क्रब नर्स। मैंने कोई आपको सीरीज नहीं बताई है कि सबसे पहले ये रहेंगे वो रहेंगे, नहीं। अभी मैंने आपको सिर्फ बताया है कि टोटल आपके में ओटी में आपके 5 पीपल्स या फिर 5 पोस्ट पे रहते हैं, जैसे कि स्क्रब नर्स, सर्कुलेटरी नर्स, ओटी टेक्नीशियंस, सर्जन और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। अब आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि स्क्रब नर्स का रोल क्या होता है और स्क्रब नर्स का रोल क्या होता है और सर्कुलेटरी नर्स का रोल क्या होता है। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है पर्सन को, लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर रहना है। अगर मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊं, जो स्क्रब नर्स है वो आपकी स्टाइल एक्टिविटीज करती है और जो सर्कुलेटरी नर्स है वो अनस्टाइल एक्टिविटीज करती है, आपकी आधी प्रॉब्लम यहीं पे एकदम क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आप स्क्रब नर्स की बात आए तो आप ये क्लियर हो जाए कि वो सर्कुलेटरी नर्स के जस्ट अपोजिट है, और जो आपकी स्क्रब नर्स है वो असिस्ट करती है प्रोसीजर को, पास करती है इंस्ट्रूमेंट को, और जैसे कि आपका स्पंज है, होल्डिंग मशीन में जितने भी आपके आते हैं, और मेंटेन करती है स्टाइल फील्ड को, रिस्पॉन्सिबल होती है। अब आफ्टर द प्रोसीजर और बिफोर द प्रोसीजर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनकी काउंटिंग कौन करती है? स्क्रब नर्स करती है। जो स्टाइल फील्ड मेंटेन करने का काम कौन होता है वो कौन करती है? स्क्रब नर्स करती है। सर्कुलेटरी नर्स आपकी क्या करती हैं? सर्कुलेटरी नर्स आपकी पेशेंट के असेसमेंट और इंटरवेंशन पे ध्यान रखती हैं, साथ ही साथ वो मूवमेंट करते हैं अनस्टाइल आइटम्स के, और लेबल करती है स्पेसिमेन कलेक्शन का, ट्रांसपोर्ट करती है स्पेसिमेन का, डील करते हैं और मैनेज करते हैं अनस्टाइल एक्टिविटीज का। तो सर्कुलेटरी नर्स, स्क्रब नर्स में मैंने आपको बता तो दिए रोल्स क्या होते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई 1 लाइन में पूछे कि मेन क्या होता है सर्कुलेटरी नर्स और स्क्रब नर्स में डिफरेंस, तो जो स्क्रब नर्स होती है वो जितनी भी स्टाइल एक्टिविटीज होती है वो सारी स्क्रब नर्स करती है, और जो अनस्टाइल एक्टिविटीज होती है वो आपकी सर्कुलेटरी नर्स करती हैं। अब बुक में सिंपली बस स्टाइल फील्ड मेंशन है बस, और बाकी स्टाइल फील्ड्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं वो सब मैंने आपको बता दिया, और मेंशन भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत एक नोट्स में मेंशन कर दीजिएगा। ये आपके रोल है सर्कुलेटरी नर्स के। स्क्रब नर्स के भी मैं आपको बता दे रही हूँ, आप स्क्रब नर्स के भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट करके एक स्टिकी नोट्स या फिर अपनी बुक में तुरंत मेंशन कर लीजिए। ऐसी चीजें आप मेंशन करते रहेंगे तो आपका बहुत 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 हेल्प होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टाफिंग इन ओटी। तो सबसे पहले ओटी में आपके सर्जन आते हैं, फिर असिस्टेंट सर्जन आते हैं, फिर हाउस सर्जन आते हैं, फिर थिएटर नर्स आती है, फिर ओटी के टेक्नीशियंस एंड स्टूडेंट्स। तो ये आपकी स्टाफिंग है ओटी में। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि स्टाफिंग इन ओटी जनरल में क्या आता है, तो आप इस तरीके से जैसे आपके बुक में बताया आप सेम इस तरीके से बता दीजिएगा।
नेक्स्ट, अगर नर्सिंग स्टाफ में पूछा जाए तो सबसे पहले ओटी के इंचार्ज आएंगी, फिर सीनियर नर्स आएंगी, फिर जूनियर नर्स, फिर नर्सिंग के स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, आपके एनेस्थीसिया सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपके सबसे पहले चीफ, फिर असिस्टेंट, फिर एनेस्थीसिया के स्टूडेंट आएंगे, फिर नर्सेज आएंगी। तो ये स्टाफिंग थे ओटीज़ के अलग अलग आता है, एनेस्थीसिया का अलग आता है, नर्सिंग स्टाफ का अलग आता है, और आपके ओटी जनरल के अलग आते हैं। तो मैंने आपको बता दी जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रेप एंड ड्रेपिंग की। तो ड्रेप एंड ड्रेपिंग आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओटी में आपने जब आप ओटी में ड्यूटी करोगे तो आप ड्रेपिंग को पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। तो आपके बुक में भी मेंशन है। तो ड्रेप होता क्या है तो मैं आपको सिंपली पहले बता देती हूँ, फिर मैं बुक का रीड कर दूंगी जिससे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए। तो एक स्ट्राइल क्लॉथ होता है जिसको हम लोग ड्रेप में यूज करते हैं। ये स्ट्राइल क्लॉथ आप ओटी में यूज करते हो, ये एक बैरियर की तरह काम करता है। ये जम्स और प्यूपल के बीच में एक बैरियर की तरह काम करता है, इसी को हम लोग कहते हैं ड्रेप। अब हम ड्रेप की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बुक में मेंशन है, ड्रेप आर पीस ऑफ क्लॉथ यूज टू कवर एरिया इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्टाइल फील्ड प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट कंटामिनेशन एंड मॉइस्चर। तो ड्रेप क्या है, एक पीस होता है क्लॉथ का, एक कपड़े का टुकड़ा ही होता है जिससे हम लोग कवर करते हैं। इससे हम लोग स्टाइल फील्ड को मेंटेन कर पाते हैं, प्रोटेक्ट कर पाते हैं बैरियर की तरह। साथ ही साथ हम लोग किससे प्रोटेक्ट कर पाते हैं अपने आप को, कंटामिनेशन और मॉइस्चर से। तो ये है आपका ड्रेप का डेफिनेशन। नेक्स्ट, ड्रेपिंग क्या होता है। ड्रेपिंग का मतलब होता है जो भी आपका ड्रेप है, स्टाइल क्लॉथ है, उसको आप पर्सन मतलब पेशेंट पे कवर अप कर रहे हो, और कवर अप करने के बाद में स्टाइल फील्ड को मेंटेन करो, उसको हम लोग कहते हैं ड्रेपिंग। इसमें साफ साफ मेंशन भी है कि ड्रेपिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कवर करते हैं पेशेंट को, उसके सराउंडिंग एरियाज को, वो भी किससे, स्टेराइल लिनन से। अब आप सोचोगे कि आप ड्रेपिंग मटेरियल में क्या क्या यूज़ कर सकते हो। तो ड्रेपिंग मटेरियल में आप 3 चीज़ यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप टॉवल यूज़ करोगे। नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर में आता है प्लेन शीट, फिर आपका थर्ड नंबर पे आता है प्लास्टिक ड्रेप। तो आपके ये 3 ऐसे ड्रेपिंग मटेरियल हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। अब इनका एप्लीकेशन क्या, आपको पहले इनको पढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ टॉवल की, तो जो आपका टॉवल होता है वो बेसिक आइटम में आता है ड्रेपिंग रूटीन में। साथ ही साथ आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें 4 टॉवल क्लिप भी मिलती है सिक्योर करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेन शीट की। तो प्लेन शीट में क्या है, ये एक माइनर शीट होती है बेसिकली, जैसे कि आप टॉप शीट तो बॉटम शीट की यूज करते हो वैसी, बट ये लार्ज और रेक्टेंगुलर शीट होती है। नेक्स्ट, प्लास्टिक ड्रेप या प्लास्टिक शीट। तो प्लास्टिक ड्रेप की अगर मैं बात करूँ तो ये कमर्शियली प्रिपेयर करी जाती है। ये भी एक स्टाइल बैरियर की तरह काम करती है। इसमें 2 से 3 पीपल यूज होते हैं ड्रेप करने के लिए, क्योंकि ये एज अ बड़ी होती है और ये अनस्टाइल होने के, कंटेमिनेट होने के चांसेस इसके ज़्यादा हो जाते हैं। फिर पर्पस क्या है ड्रेपिंग, अब हम लोग पढ़ेंगे। तो पर्पस की अगर मैं बात करूँ, जो ड्रेपिंग है वो आपके स्टाइल फील्ड को प्रोवाइड कर रही है, इसलिए आपको उसको करना है, और साथ ही साथ वो हेल्थ को प्रमोट कर रही है और इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक कर रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जब तक कि सर्जन स्क्रबिंग करके गाउन को वियर कर रहे हैं तब तक हम लोग पेशेंट को भी स्क्रबिंग करवाएंगे। उसके बाद में हम लोग पेशेंट पे ड्रेपिंग करेंगे। ड्रेपिंग करने का जो भी मटेरियल यूज़ करेंगे, जैसे कि टॉवल है, प्लेन शीट है, प्लास्टिक ड्रेप है, जो भी यूज़ करेंगे, और जहाँ पे भी उसका इंसिजन साइट है वहाँ पे ओपन कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अब हेड टू टो में कहीं तो उसका ऑपरेशन होना है, वहाँ के साइड को ओपन कर देंगे, टॉवल क्लिप से सिक्योर कर देंगे और बाकी से कवर अप कर देंगे। आपने बहुत बार देखा भी होगा, ऐसे ही मैं बता रही हूँ, टीवी में ये देखा होगा कि आप बॉडी होती है वो कवर अप होती है, फिर इन सीजन चलता रहता है, तो यस बॉडी आपकी कवर रहती है, आप बॉडी पे नहीं कर देखते हो। और आप जब ओटी में जाओगे, जब आपकी ड्यूटी लगेगी, तब आप ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल में देखोगे। नेक्स्ट आपके बात करी जाए बेसिक प्रिंसिपल्स की या फिर ड्रेपिंग रूल्स क्या होते हैं। तो ड्रेपिंग रूल्स की अगर मैं बात करूँ तो इस बुक में बहुत सारे मेंशन है। बेसिकली आपको मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ, तो आपको पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टाइल कबर्ड है जिसमें आपका ड्रेप रखा है, तो सबसे पहले आप अपने स्टाइल हैंड से ही उनको टच करोगे। ऐसा नहीं आपके हाथ अनस्टाइल थे और आपने जाके उसको टच कर दिया, तो फिर क्या वो स्टाइल रहेगी? जी नहीं, आपकी वो भी अनस्टाइल हो जाएगी ड्रेप। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या है, आपको जो भी ड्रेपिंग सेट है उसको स्टाइल हैंड से छूना है। सेकेंड, आप जब उसको अनफोल्ड करो तो उसको कंटामिनेट नहीं करना, किसी ऑब्जेक्ट से टच नहीं करना, फ्लोर से टच नहीं करना है। पेशेंट पे जब भी आप डालें तो ऐसा नहीं डालना कि आप डाल के उसको मूव करा रहे हो, मूव नहीं कराना है।
आपको एक बार सेट करने के बाद आपको होल्ड करना है। साथ ही साथ इंसिजन साइड को आप ओपन करोगे टॉवल टिप से, साथ में आप उसको जब पेशेंट पे प्लेस करोगे तो 2 से 3% के साथ में करोगे और मैनेज करके पुटअप करोगे, कंटामिनेट नहीं करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि आप अपने से दूर रखिएगा उसको। तो ये आपके आते हैं, उसको दूर रखने के आएगा प्रोवाइड अ वाइड कफ ऑफ द हैंड, ये सब करिएगा। तो ये सारे आपके बेसिक रूल्स आते हैं जो आप जब आप ड्रिपिंग करेंगे तो आपको ये सब मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट्स इन ओटी। तो सबसे पहले मैं बता दूं ओटी के इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टरी फॉर्सेप, टूटेड फॉर्सेप, नॉन टूटेड फॉर्सेप, टॉवल क्लिप, डायसेक्टिंग फॉर्सेप, स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप, लॉरेंजियोस्कोप, फीटोस्कोप, बहुत सारे होते हैं। तो ओटी के इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट आप अपने तरफ से खुद से प्रिपेयर कर लेंगे 20, और आप अपनी तरफ से करेंगे तो इसका मतलब जो आपको ईजी लगता है, जो आप उनको जानते हैं या फिर जो आप लर्न कर सकते हैं, उन 20 की एक लिस्ट प्रिपेयर करके आप अपने बुक में मेंशन कर लीजिएगा। 20 इंस्ट्रूमेंट्स एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं सूचर मटेरियल्स। तो ये सूचर मटेरियल्स क्या होते हैं? जब भी कोई ओटी हो जाती है, ओटी के बाद में जब स्किन ओपन होती है तब हम लोग सूचर करते हैं। सूचर का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में कहें तो सिलाई करना, सूचरिंग करते हैं हम लोग। अब उस सूचर में क्या होता है, हमारे पास निडल होता है, धागा होता है और 2 स्किन को हम लोग जोड़ते हैं। तो सूचर मटेरियल आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एब्जॉर्बेबल, एक होता है नॉन एब्जॉर्बेबल। मतलब कि आपने जब टाका लगाया तो आपका वो टाका शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको उसको हटाने की जरूरत नहीं है। एक होता है नॉन एब्जॉर्बेबल, शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, नहीं घुल जाएगा, आपको उसको धागे को हटाना पड़ेगा, बाद में फिर से हटाओगे, उसको हम लोग कहते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल। तो सूचर मटेरियल्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फिर आपको ये चार्ट एज इट इज अपनी तरफ से कंप्लीट करना है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। और इसमें जितना ये चीज मेंशन है उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है सूचर मटेरियल में। तो आपके जो सूचर मटेरियल होते हैं एब्जॉर्बेबल होते हैं और नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं। तो जो आप अपर साइड देख रहे हो ये डिवीजन आपका एब्जॉर्बेबल के लिए और ये आपका नॉन एब्जॉर्बेबल के लिए। तो आप जान रहे होंगे कि दोनों में सेम तरीके का ही डिफरेंस है क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले है सिंथेटिक नेचुरल, मतलब कि कोई भी मटेरियल या तो आप खुद बनाते हो, दैट इज सिंथेटिक, अब या तो उसको इन्वायरमेंट से मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल। तो सेम एज चाहे वो एब्जॉर्बेबल हो चाहे वो नॉन एब्जॉर्बेबल हो, आपका सिंथेटिक और नेचुरल रहेगा। फिर आपको लर्न करना है मल्टीफिलामेंट, मोनोफिलामेंट, मल्टीफिलामेंट, मोनोफिलामेंट। या तो वो सिंगल फिलामेंट का होगा या तो वो बहुत सारे फिलामेंट्स का होगा। फिर हम लोग कह सकते हैं कि वो मल्टीफिलामेंट होगा और मोनोफिलामेंट होगा। मल्टीफिलामेंट में आप एग्जांपल लर्न करिएगा पॉलीग्लाइसिटिन, मोनोफिलामेंट में पीडीएस, मल्टीफिलामेंट में कैटकिट कोलाजन। ये नाम मतलब मटेरियल्स के नेम है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, आप एज इट इज इनको लर्न करिएगा। मल्टीफिलामेंट में नायलॉन पॉलीईस्टर, मोनोफिलामेंट में नायलॉन पॉलीइथाइलिन, फिर मल्टी में आपका आएगा सिल्क लिनन या फिर कॉटन, मेटल वायर, मेटल क्लिप्स। तो सूचर मटेरियल्स में आपको एज इट इज इसको लर्न करना है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट का एनेस्थीसिया। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है एनेस्थीसिया और इम्पॉर्टेंट भी है। एनेस्थीसिया होता क्या है? आपने बहुत सुना होगा कि लोकल एनेस्थीसिया के साथ सर्जरी हुई है या फिर जनरल एनेस्थीसिया के साथ। तो ये एनेस्थीसिया क्या होता है? एनेस्थीसिया हम लोग ऑपरेशन करने से पहले देते हैं पर्सन को, जिससे उसके सेंसेशन को हम लोग लॉस कर सकें। जैसे ही सर्जरी होती है वैसे हम लोग एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। अगर हम लोगों को टोटल लॉस कराना होता है तो हम लोग एनेस्थीसिया का इफेक्ट बढ़ा देते हैं। अगर हम लोगों को पार्शियल लॉस कराना होता है तो हम लोग एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम रखते हैं। तो एनेस्थीसिया क्या है? एनेस्थीसिया इट इज टोटल और पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन, स्पेशली टेक्टाइल सेंसिटिविटी। तो ये आपकी है एनेस्थीसिया। अब एनेस्थीसिया के फैक्टर्स क्या हैं? तो पब्लिक की करंट हेल्थ स्टेटस। अब पब्लिक की जो भी करंट है, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक की हेल्थ स्टेटस में पब्लिक ने मेंशन करा है कि उसको एनेस्थीसिया से एलर्जी है, तो जिस एनेस्थीसिया से एलर्जी आप उसके अदर देन कोई दूसरा एनेस्थीसिया देंगे, राइट। नेक्स्ट है इमोशनल स्टेबिलिटी। आप पेशेंट में इमोशन को स्टेबल करेंगे। अगर आप इमोशन को स्टेबल नहीं करेंगे तो बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट उस बॉडी में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन का प्रोसीजर। अगर ऑपरेशन का प्रोसीजर सिंपल सा एक इंसीजन है तो आप जनरल एनेस्थीसिया क्यों दोगे और अपना हाई वाला एनेस्थीसिया क्यों दोगे? एक मॉडरेट और लो एनेस्थीसिया दे दोगे। तो ये फैक्टर्स आपके आते हैं
एनेस्थीसिया के। तो एनेस्थीसिया के अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो एनेस्थीसिया आपके 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आपका है जनरल एनेस्थीसिया, फिर आपका है लोकल एनेस्थीसिया, फिर आपका है रीजनल एनेस्थीसिया। अब हम बात करते हैं जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है। तो जनरल एनेस्थीसिया में आप ये डेफिनेशन देख रहे हैं, बहुत सिंपल मेंशन है। एंड जनरल एनेस्थीसिया का होता है लॉस ऑफ सेंसेशन विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें आप सेंसेशन का लॉस तो करते हैं, साथ ही साथ आप कॉन्शियसनेस भी का भी लॉस कर देते हैं। आप इसमें एकदम अनकॉन्शियस हो जाएंगे, आप अनअवेयर हो जाएंगे कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आप पे कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करा जा रहा है। तो ये होता है आपका जनरल एनेस्थीसिया। फिर आपके हम बात करते हैं लोकल एनेस्थीसिया की। तो लोकल एनेस्थीसिया में आपका आता है लॉस ऑफ सेंसेशन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें आपका सेंसेशन का तो लॉस होगा, लेकिन इसमें आप कॉन्शियस रहोगे, आपको क्या हो रहा है आपके साथ में ये आपको पता रहेगा। सेम एज रीजनल में भी ऐसा होता है, लेकिन इसमें हम कोई भी बॉडी के 1 या 2 रीजन पे करते हैं। और इसमें ना आपकी जो भी स्पेसिफिक नर्व की ग्रुप, जैसे कोई भी नर्व है उसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए मैंने इसको पेंसिल से मार्क करा, आपको पता होना चाहिए। रीजनल में हम लोग नर्व को ब्लॉक कर देते हैं। अब जनरल एनेस्थीसिया के रूट्स क्या है। तो जनरल एनेस्थीसिया के कुछ कॉमन 4 से 5 रूट्स आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जनरल एनेस्थीसिया आईवी एजेंट के थ्रू दे सकते हैं, इनहेलेशन के थ्रू दे सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक के थ्रू दे सकते हैं, एंटी एमेटिक्स के थ्रू दे सकते हैं, और डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के थ्रू दे सकते हैं। तो ये आपके हैं रूट्स। अब रूट्स में भी आपका जनरल एनेस्थीसिया में इनहेल में आप क्या दे रहे हैं। तो इनहेल में आपका आता है ईथर, हेलोथेन, और आपका आईवी या फिर इंजेक्टेबल में आपका आता है कीटामाइन और एनाल्जेसिक। नेक्स्ट लोकल एनेस्थीसिया में आपके आते हैं लो पोटेंसी के प्रोकेन, इंटरमीडिएट पोटेंसी ड्यूरेशन के आते हैं लिडोकेन, फिर हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन के आते हैं टेट्राकेन। अब इसमें कुछ समझाने जैसी चीज नहीं है, आप इसको एज इट इज अपने तरफ से कर लीजिएगा। अब लोकल वाला आपका सरफेस एक्टिंग का होता है, लो पोटेंसी लो ड्यूरेशन के लिए आपका आता है प्रोकेन, इंटरमीडिएट पोटेंसी और ड्यूरेशन के लिए आपका आता है लिडोकेन, फिर आपका आता है हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए टेट्राकेन। बस आपको एज इट इज लर्न कर लेना है। अब हम डिस्कस करते हैं फेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया के 4 फेज होते हैं। सबसे पहला फेज है प्री इंडक्शन फेज, दूसरा फेज है इंडक्शन फेज, तीसरा फेज है मेंटेनेंस फेज, चौथा फेज है इमरजेंसी फेज। तो इन फेजेस में क्या होता है। प्री इंडक्शन फेज एक ऐसा टाइम पीरियड है जो ऑपरेशन से पहले का समय था, मतलब कि प्री ऑपरेटिव। इसमें हम लोग जो भी मेडिकेशन देते हैं वो आपका आता है प्री इंडक्शन फेज में। आपका इसमें मेंशन आप इसमें देख सकते हैं, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या होता है, इसमें इनिशिएशन होता है मेडिकेशन का। अब आपने मेडिकेशन तो प्री इंडक्शन फेज में दी, लेकिन मेडिकेशन का असर किस पे दिखेगा, आपको इंडक्शन भी दिखेगा। साथ ही साथ इसमें जो पेशेंट होता है वो अनकॉन्शियसनेस की तरह करने लगता है। नेक्स्ट मेंटेनेंस, इसमें आपका सर्जिकल प्रोसीजर होगा, ये वो टाइम है जिसमें आपका सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म होगा। नेक्स्ट आपका है इमरजेंसी। तो इमरजेंसी अब ये वो टाइम पीरियड है जिसमें सर्जिकल प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, लेकिन पेशेंट प्रिपेयर नहीं है कॉन्शियसनेस के लिए, तब वो कंडीशन आ जाएगी इमरजेंसी के लिए। एक स्केल होती है जिसको हम लोग कहते हैं रामसे स्केल, ये सेडेशन लेवल को देखती है। इसमें टोटल 6 होते हैं नंबर, तो 6 स्कोर्स होते हैं, जैसे कि आपके 1 2 3 4 5 6। तो 3 अवेक होते हैं, 3 आपके अस्लीप होते हैं। तो सबसे पहले में पेशेंट एंजाइशियस होगा, दूसरे में पेशेंट कोऑपरेटिव होगा, तीसरे में पेशेंट रिस्पॉन्ड करेगा जिसको भी आप कमांड करोगे, चौथे में वो आपका ब्रेथ रिस्पॉन्स करेगा, फिफ्थ में आपका स्विश रिस्पॉन्स करेगा जिसमें स्लर्ड स्पीच आती है, सिक्स्थ में आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया के टोटल आपके 4 स्टेजेस हैं एनेस्थीसिया के। तो एनेस्थीसिया स्टेजेस में सबसे पहला स्टेज है बिगिनिंग एनेस्थीसिया। इसमें पेशेंट को हम लोग एनेस्थीसिया का मिक्सचर दे देते हैं जिसमें पेशेंट डिजीनेस फील करता है, साथ ही साथ उसको डिटैचमेंट होता है। नेक्स्ट स्टेज है एक्साइटमेंट स्टेज। इसमें क्या होता है, पेशेंट मतलब वही बात है कि आपने एनेस्थीसिया देने के बाद जो एक्साइटमेंट स्टेज आता है, जैसे कि इरेगुलर ब्रीदिंग हो जाएगी, अनकंट्रोल मूवमेंट हो जाएंगे जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उनका जैसा हाथ पैर पटकना, अनकंट्रोल मूवमेंट। अब ये अनकंट्रोल मूवमेंट क्या होता है, अब एनेस्थीसिया के बाद में जो पर्सन होते हैं जो हाइपर एक्टिविटी दिखाते हैं, जैसे कि वो अपने जो भी मूवमेंट होते हैं ना वो अनकंट्रोल होते हैं, मतलब इनवॉलेंट्री होते हैं, उनको भी नहीं पता होता है और बहुत कसके से हाथ पैर पटकते हैं। तो उसमें आपको उनको शांत कर काम करवाना होता है। अब ऐसे तो नहीं कहोगे कि मत पटको, हाथ पैर क्यों पटक रहे हो, सीधे लेट जाओ, ऐसे तो आप नहीं कहोगे। आप क्या करोगे, उस टाइम पे उनके हाथ पैर होल्ड करोगे, उनको क्या करोगे, रिस्ट्रेंट भी करोगे उस टाइम पे।
तो स्टेज 2 में एक्साइटमेंट स्टेज आती है। स्टेज 3 होती है सर्जिकल एनेस्थीसिया। इसमें क्या होता है, पेशेंट ना टोटली अनकॉन्शियस हो जाता है। पेशेंट अनकॉन्शियस होगा तो इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है और जो उसकी ब्रीदिंग होती है वो इरेगुलर होती है, कोई भी मूवमेंट भी नहीं शो करता है। नेक्स्ट स्टेज 4 होती है आपका मेडुलरी डिप्रेशन। इसमें जो एनेस्थीसिया का जो भी आप एडमिनिस्टर करते हो वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, मतलब उसका जो डोज होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन में आपका मेडुला का फंक्शनिंग होती है वो डिप्रेस हो जाती है। फिर आपकी जो रेस्पिरेटरी है वो शैलो हो जाएगी, पल्स आपकी वीक हो जाएगी और आपकी प्यूपिल क्या हो जाएगी, डायलेटेड हो जाएगी, आपकी बॉडी में साइनोसिस अकर हो जाएगा। तो ये थे आपके स्टेजेस एनेस्थीसिया के। आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। कोई भी डाउट हो AHS सब्जेक्ट से रिलेटेड प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।